नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड को लेकर हो रहे एक बड़े भू राजनीतिक टकराव की। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ है। इस बार ये टकराव अमेरिका बनाम रूस या चीन नहीं है, बल्कि अमेरिका और उसके सबसे करीबी यूरोपीय सहयोगियों के बीच है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक हथियार भी शामिल हो गए हैं। तो चलिए इस बेहद उलझे हुए मुद्दे को परत दर परत समझते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले ये जानेंगे कि ये एक नया भू राजनीतिक फ्लैश पॉइंट कैसे बन गया है। फिर अमेरिका के विश्व शांति वाले तर्क को परखेंगे। इसके बाद दावों और हकीकत के बीच का फर्क देखेंगे। हम ये भी समझेंगे कि यूरोप इसका इतना विरोध क्यों कर रहा है और कैसे टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर दुनिया की व्यवस्था को कैसे बदल रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मामला इतना अलग और चौंकाने वाला क्यों है। देखिए, अब तक हम अमेरिका को उसके परंपरागत प्रतिद्वंदियों जैसे चीन या रूस के साथ उलझते देखते आए हैं, पर यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। ये टकराव सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सबसे पुराने यूरोपीय सहयोगियों के बीच है। ये ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में एक बहुत बड़ी दरार का साफ संकेत है। अब इस पूरे एक्शन को जायज ठहराने के लिए जो तर्क दिया गया वो ये था कि वैश्विक शांति और सुरक्षा की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए इस तर्क की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड का मुद्दा दुनिया की शांति से कैसे जुड़ गया। तो अमेरिका ने जवाब कैसे दिया? 8 बड़े यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाकर। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इसका कारण कोई व्यापारिक मुद्दा नहीं है, बल्कि सीधा सीधा अमेरिका की ग्रीनलैंड योजना का विरोध करना है। मतलब आर्थिक नीति का इस्तेमाल सीधे तौर पर भू राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो चलिए अब उस तर्क की गहराई में चलते हैं कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल ग्लोबल पीस के लिए इतना जरूरी क्यों बताया जा रहा है। इस पूरे तर्क के केंद्र में एक जियोपॉलिटिकल आइडिया है। ये माना जा रहा है कि 21वीं सदी में जो भी आर्कटिक क्षेत्र को कंट्रोल करेगा वही असल में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होगा। इसलिए जिसका भी इस क्षेत्र पर दबदबा होगा वही आने वाले समय में ग्लोबल ऑर्डर को दिशा देगा। तो आर्कटिक इतना जरूरी क्यों है? असल में इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, सैन्य नजरिए से यह मिसाइल डिफेंस और सैटेलाइट निगरानी के लिए एक बेहद स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। दूसरा, आर्थिक रूप से यहाँ खनिजों का अकूत भंडार है जो बर्फ पिघलने से अब धीरे धीरे हमारी पहुंच में आ रहा है। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं जो यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को बहुत कम कर देंगे। तो अमेरिका की जो ये ग्रीनलैंड योजना है, इसके 3 मुख्य मकसद हैं। पहला, ग्रीनलैंड के राजनीतिक भविष्य पर अपना प्रभाव जमाना। दूसरा, पूरे आर्कटिक क्षेत्र के सिक्योरिटी सिस्टम पर अपना कंट्रोल हासिल करना। और तीसरा, वहां मौजूद कीमती खनिज संसाधनों तक अपनी सीधी पहुंच बनाना। तो चलिए अब दावे तो हमने सुन लिए, जरा हकीकत पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि जमीनी सच्चाई क्या है। यहाँ पे नैरेटिव और असलियत में एक बहुत बड़ा फासला है। पहला दावा ये कि रूस और चीन की वहाँ सैन्य मौजूदगी है, जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है। वहाँ इन देशों की कोई मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये तर्क अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांत की पूरी तरह से अनदेखी करता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के तहत एक स्वायत्त क्षेत्र है, मतलब उसके भविष्य का फैसला करने का हक सिर्फ वहाँ के लोगों और डेनमार्क की सरकार को है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोपीय देश अपने सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी अमेरिका के इस कदम का इतना कड़ा विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये मामला इसलिए इतना गंभीर हो जाता है क्योंकि यहाँ नाटो का एक सदस्य देश यानी अमेरिका दूसरे सदस्य देश यानी डेनमार्क को एक क्षेत्र पर कंट्रोल के लिए सीधे सीधे धमकी दे रहा है। ये तो नाटो के उस मूल सिद्धांत पर ही हमला है जो कहता है कि सब एक दूसरे की सुरक्षा के लिए हैं। तो यूरोप का जो ये विरोध है ना, उसके पीछे 4 बड़ी और सैद्धांतिक वजह हैं। पहला, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और किसी देश की संप्रभुता का साफ साफ उल्लंघन है। दूसरा, ये एक बहुत खतरनाक मिसाल पेश करता है। सोचिए, अगर अमेरिका ऐसा कर सकता है तो फिर चीन या रूस को अपने पड़ोसियों पर ऐसे दावे करने से कौन रोक पाएगा? तीसरा, ये उस नियम आधारित ग्लोबल सिस्टम को कमजोर करता है जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़ी मुश्किल से बनाया गया था। और चौथा, ये नाटो के अंदर ही आपसी भरोसे को खत्म कर रहा है, जिससे इस गठबंधन के टूटने का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो अब आते हैं उस हथियार पर जिसका इस्तेमाल इस लड़ाई में हो रहा है, और वो है आर्थिक टैरिफ। एक बात साफ समझनी होगी, ये जो टैरिफ हैं, ये किसी व्यापार घाटे को ठीक करने के लिए नहीं लगाए गए हैं।
इसे कहते हैं इकोनॉमिक कोअर्शन या आर्थिक जबरदस्ती। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें आप आर्थिक ताकत का इस्तेमाल अपने भू राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए करते हैं। आसान भाषा में कहें तो आर्थिक सजा का डर दिखाकर अपनी बात मनवाना। और ये कोई खोखली धमकी नहीं, एक तरह का अल्टीमेटम है। संदेश बिल्कुल साफ है, 1 फरवरी से 10% टैरिफ तो लग ही चुका है, और अगर यूरोप ने अपनी नीति नहीं बदली तो 1 जून से इसे बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ये हमारी बात मानो वरना कीमत चुकाओ वाली कूटनीति का एक क्लासिक उदाहरण। और जाहिर है, जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तो उसका असर कई तरफ होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इससे सिर्फ यूरोप के निर्यात पर ही असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी चीज़ें महंगी मिलेंगी। साथ ही ये बाजार में अनिश्चितता बढ़ाता है और अमेरिका यूरोप के बीच एक बड़े व्यापार समझौते को भी ठंडे बस्ते में डाल देता है। मतलब ये एक ऐसा कदम है जिसका नुकसान दोनों ही पक्षों को उठाना पड़ता है। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि इसका दुनिया पर यानी ग्लोबल ऑर्डर पर लंबे समय में क्या असर पड़ेगा। तो कुल मिला के इस पूरे मामले के 4 बड़े और दूर तक जाने वाले असर दिखाई देते हैं। पहला, आर्कटिक अब आधिकारिक तौर पर बड़ी ताकतों के बीच टकराव का एक नया मैदान बन गया है। दूसरा, WTO जैसे वैश्विक संस्थानों की अहमियत कम हो रही है। तीसरा, अमेरिका और यूरोप के दशकों पुराने भरोसे में भारी कमी आ रही है, जो नाटो की एकता के लिए एक गंभीर खतरा है। और चौथा, अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आर्थिक हथियारों का इस्तेमाल अब एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। तो आखिर में अगर इस पूरे विश्लेषण को एक लाइन में समेटना हो तो वो यही है, ये मामला कोई मामूली व्यापारिक विवाद नहीं है। ये असल में आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके आर्कटिक की पूरी भू राजनीति को अपने हक में मोड़ने की एक सोची समझी कोशिश है, जिसके नतीजे हमें आने वाले कई सालों तक देखने को मिलेंगे।